जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 है और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने न्यू एनसीईआरटी से जो आपके नया सिलेबस अभी सीटेट में आया है उससे यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने संग्रहित किए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं टोटल हिंदी के 15 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि। तो यहाँ पर कहा गया है जो कविता पढ़ी जाती है उसमें मौन मतलब कि साइलेंट हमें यहाँ पर रीडिंग नहीं करनी होती है, ये वर्जित होता है। क्यों होता है वर्जित? कि समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूत में व्यवधान होता है, या फिर शिक्षण का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो यह क्या होता है, जब कविता आप पढ़ते हैं तो उसमें रसानुभूत, हमें उसमें रसों का अनुभूति होती है, इसलिए इसका व्यवधान होता है अगर हम साइलेंट यहाँ पर रीडिंग करते हैं कविता की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर सर्वोत्तम विधि क्या होगी? सूत्र अथवा निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, या फिर समवाय अथवा अंतर योग प्रणाली यहाँ पर हो जाएगा। तो आगमन प्रणाली यहाँ पर होगा, इसलिए आपको याद रखना है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगमन प्रणाली में क्या होता है, पहले आप एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद वहाँ पर चैप्टर पे आते हैं। तो आप अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1 to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप वातावरण से जोड़ करके वहाँ पे उदाहरण समझाइए, उसके बाद वहाँ पर चैप्टर जो है उसको आप समझाइए। तो इसलिए यहाँ पर आगमन प्रणाली हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के भाषा कौशलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है जब उन्हें क्या होना चाहिए? आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर प्रदान किए जाएं, या फिर अपने संदेशों के प्रतिपादक के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, विभिन्न संदर्भ में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, या फिर उपयुक्त सभी कुछ यहाँ पर किया जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त सभी कुछ किया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के भाषा कौशलों को अगर आपको विकसित करना है तो वहाँ पे आप उनको वार्तालाप और खेल के भी अवसर देंगे, संदेशों के प्रतिपादन के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे, और अलग अलग शब्दों के अर्थों का भी प्रदर्शन करने के लिए आप कहेंगे। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा वह प्राथमिक माध्यम है यहाँ पर जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन यहाँ पर किसका है? स्वीट का है, हरलॉक का है, चॉम्स्की का है, या फिर एलिस का है यहाँ पर। तो ये कथन जो है ये एलिस का है, आपको याद रखना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अगर एक ये बालक है जो कि यहाँ पर मातृभाषा के रूप में अपनी जो है भाषा सीखता है, लेकिन जो यहाँ पर दूसरा ये बालक है ये क्या करता है, हिंदी भाषा को ही द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पर सीखता है, तो उनमें क्या समान त्रुटि वो कर सकते हैं दोनों? तो अत्यधिक संशुद्धता कर सकते हैं, अधिकाधिक सामान्यकरण कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं, या फिर विकासात्मक यहाँ पर त्रुटि कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरलीकरण की वो त्रुटि कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है? कि निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, या फिर प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, या फिर छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, या फिर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी होगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों का उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर, तो कौन सी योजना आप बनाएंगे जिसका उद्देश्य होगा निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता जो प्रदान करे, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करे, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करे, इसलिए यहाँ पर सभी हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक पर प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर कौन छात्र, अगर वहाँ पर आप A1 ग्रेड दे रहे हैं तो कितना वहाँ पर अंक वो प्राप्त करे? तो आप वहाँ पर A1 ग्रेड देंगे तो 91 से 100 के बीच वो प्राप्त करे, 81 से 90 के बीच प्राप्त करे, 90 से 100 के बीच अंक प्राप्त करे, या फिर 71 से 80 के बीच प्राप्त करे। तो A1 जो ग्रेड होता है वो 91 से 100 के बीच में यहाँ पर जब बच्चा अंक प्राप्त करता है तो उसको यहाँ पर दिया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का यहाँ पर क्या उद्देश्य होता है?
कि छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, या फिर छात्रों की प्रगति, ध्यान, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन, क्योंकि आप उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर आप बच्चों का उपचार कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो पिछड़ापन है उसको दूर आप करेंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली यहाँ पर लागू की थी। तो 2010-11 में, 2009-10 में, 2009 में, या फिर 2008 में यहाँ पर लागू की थी। तो 2009 में यहाँ पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर लागू कर दी गई थी, इसलिए आपको सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन यहाँ पर क्या होता है। आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, सामूहिक वाचन होता है, या फिर पाठ्य पुस्तक यहाँ पर वाचन हो जाता है। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक वाचन ही हो जाता है, क्या है, सस्वर वाचन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पाठ्य पुस्तक का जो वाचन होता है उसको हम सस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त साधन होता है, क्योंकि क्लास में क्या होता है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक ही उपलब्ध होती, बुक्स उपलब्ध होती, तो बुक्स के द्वारा ही हम लोग क्या कराते हैं, वहाँ पर सस्वर वाचन करा सकते हैं बच्चों को। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। तो मौन वाचन कब से यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से, या फिर दूसरी कक्षा से यहाँ से हो जाएगा। तो छठी कक्षा से यहाँ पर मौन वाचन क्या होना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। यहाँ पर आपको बताना है कि साइलेंट जो रीडिंग है ये किसकी रचना है, डेचेंट की है, स्मिथ की है, ब्रायन की है, या फिर प्रिंटर की है यहाँ पर। तो आपको याद रखना ब्रायन जो है ये साइलेंट रीडिंग इनकी रचना है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको एकदम ये नए क्वेश्चंस लग रहे होंगे, और इसी तरीके के अब क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है यहाँ पर। तो अगर रेडियो की सीमाएं जो होती हैं, कौन सा यहाँ पर श्रव्य साधन यहाँ पर दूर कर सकता है, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टेप रिकॉर्डर जो होता है वो रेडियो की सीमाओं को यहाँ पर दूर कर सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लिंगवाफोन कैसा यहाँ पर शैक्षिक उपकरण है, दृश्य, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये केवल श्रव्य है। ये क्या है, लिंगवाफोन जो होता है केवल हम सुन सकते हैं, तो हमें सुनाई पड़ता है, इसलिए श्रव्य ये हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाता है। तो जिस उद्देश्य से यहाँ पर प्रशिक्षण तैयार किया गया है अगर वो उसकी पूर्ति कर देता है तो क्या कहलाता है, वैध परीक्षण कहलाता है, विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है, या फिर विषय परक यहाँ पर प्रशिक्षण कहलाता है। तो वैध परीक्षण, क्योंकि उसकी वैधता हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, अपने यहाँ पर परीक्षण पर खरा उतर रहा है, इसलिए वैधता उसकी आ जाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन थे ये हिंदी पेडागोजी के थे, भाषा शिक्षण से थे। अब यहाँ पर पद्यांश के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, पद्यांश से मिलते हैं, और 9 क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश के, जैसे कि आपके सीटेट एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये पद्यांश है। यहाँ पर सबसे पहले हम पद्यांश यहाँ पर पढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए पद्यांश पढ़ लेते हैं। तो क्या है पद्यांश, विपताओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूछ है। तो ये यहाँ पर पद्यांश है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं
कि कवि की प्रार्थना क्या है यहाँ पर, विपत्तियों से बचने की है, विपत्ति नहीं आने देने की है, विपत्तियों से ना डरने की है, या फिर यहाँ पर विपत्तियों से लड़ने की है। यहाँ पर तो विपत्तियों से ना डरने की है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दुख से पीड़ित होने पर कवि क्या चाहता है, सांत्वना पाने को चाहता है, दुख को जीतने का वरदान चाहता है, सुखपूर्वक रहने का वरदान चाहता है, या फिर दुख सहने की यहाँ पर शक्ति वो चाहता है। तो दुखों को जीतने का वरदान चाहता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक ना मिलने की स्थिति में कवि क्या चाहता है, वह कभी रुक जाएगा, या फिर वह भी रुक जाएगा, वह अकेला नहीं रह पाएगा, उसका बल कम ना हो, या फिर दुख को सहता यहाँ पर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, उसका बल कम ना हो, यही कवि चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि करुणामय शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर करुणा करने वाला, करुणा से ओतप्रोत, करुणा का पुतला, या फिर करुणा का यहाँ पर अवतार हो जाएगा। तो यहाँ पर करुणा से ओतप्रोत जो होता है उसको हम लोग करुणामय शब्द कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है तो भी मन में ना मानू 6 पंक्ति में अलंकार यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है, माँ यहाँ पर 2-3 बार आया है, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की बार बार यहाँ पर आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। और क्या हो जाएगा, अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि पद्यांश में कवि का संदेश यहाँ पर क्या है, कि विपत्तियाँ सहन करते रहना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, मनुष्य को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, या फिर आत्मबल की रक्षा यहाँ पर करनी चाहिए। तो यहाँ पर आत्मबल की रक्षा करनी चाहिए, यही पद्यांश में कवि का संदेश है। तो ये क्वेश्चन पद्यांश के थे। अब गद्यांश यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए पद्यांश देख लेते हैं। पद्यांश क्या है यहाँ पर, कि आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है और ना उसे कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्य तो पुत्रवत मानते थे और उस पर स्नेह रखते थे। यहाँ पर शिष्य गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझता था। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा रहता था और गुरु शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध, जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तक पढ़ा देने मात्र का संबंध होता है, न रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता है था, जो घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह सकता था। आए दिन समाचार पत्रों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के संबंध में ऐसी भयंकर बातें पढ़ने को मिलती रहती हैं, जिनसे हृदय अत्यंत जो है खिन्न हो उठता है। मेरी समझ में इसका मौलिक कारण चरित्र गठन का ध्यान न देना है और छात्रों पर शिक्षक वर्ग के नैतिक प्रभाव का ना होना ही है। तो यहाँ पर ये गद्यांश है। चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि आज के शिक्षा क्रम में अभाव क्या है, सभ्यता का है, संस्कृत का है, चारित्रिक गठन का है, या फिर बल का है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चारित्रिक गठन का है, यही गद्यांश में कहा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी संस्कृति में अत्यंत सुंदर और मधुर संबंध था। तो यहाँ पर संस्कृति आपको कर लेना है। राजा प्रजा का था, गुरु शिष्य का था, माता पिता का था, या फिर पिता पुत्र का था। यहाँ पर तो गुरु शिष्य का यहाँ पर हो जाएगा, यही गद्यांश में कहा गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझता था। कौन यहाँ पर समझता था, तो शिष्य समझता था। शिष्य के माता पिता समझते थे, समाज समझता था, या फिर आश्रम में रहने वाले वहाँ पर समझते थे। तो शिष्य यहाँ पर पिता तुल्य समझता था, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संबंध घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर व्यापारिक, आध्यात्मिक, मानसिक, या फिर शारीरिक यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आध्यात्मिक हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आए दिन समाचार पत्रों में शिक्षक विद्यार्थियों के संबंध में पढ़कर क्या हो जाता है, मन प्रसन्न हो उठता है, मन खिन्न हो जाता है, मन पुनः पढ़ने को करता है, या फिर मन क्रोधित यहाँ पर हो जाता है, तो मन खिन्न हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षकों छात्रों में आए पतन का यहाँ पर क्या कारण है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो गद्यांश कराया था, यहाँ पर नैतिकता का अभाव बताया गया था, इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर क्या है,
तो आपको बताना है कि आध्यात्मिक शब्द में कौन सा उपसर्ग और कौन सा यहाँ पर प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा है, अधि धन्मीक है, अधि इक है, या फिर आधि इक है, या फिर आद एक है। तो अधि ये और इक है, मतलब अधि क्या है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और इक क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। क्योंकि आध्यात्मिक तभी बना है, अध्यात्म में अधि लगा है उपसर्ग और एक प्रत्यय लग गया तो आध्यात्मिक हो गया। तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम यहाँ पर क्या लगा है, सम धातु और कृत यहाँ पर प्रत्यय से यहाँ पर जुड़ करके संस्कृत बन गया है। क्री धातु यहाँ पर लग गई तो सम क्री और कृति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृत बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम और कृति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पिता तुल्य शब्द में समास कौन सा है। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर पिता तुल्य का मतलब क्या हो जाएगा, पिता के तुल्य, के तुल्य। तो यहाँ पर क्या है, के जो आ गया कारक आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जहाँ पर भी कारक चिन्ह आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर तत्पुरुष समास लगा देना, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिस नहीं होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।